हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में उज्जैन नाम का एक राजा शासन करता था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए शासन करता था। उनके दरबार में कई मंत्री और दरबारी थे, जिनमें से प्रमुख मंत्री हेमंत था, जो समय समय पर राजा को उचित सलाह देता था। उसी राज्य में प्रसिद्ध ज्योतिष रहते थे, जिनका नाम महर्षि चैतन्य था। वह ज्योतिष विद्या में अत्यंत निपुण थे। वह भविष्यवाणी ही करने में सिद्ध माने जाते थे। विद्वान होने के बावजूद वह एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। उनके पास जो भी लोग आते, वह अपनी श्रद्धा से जो कुछ देते, महर्षि चैतन्य उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन वह किसी से कभी कुछ नहीं मांगते। यदि वह चाहते तो अपनी विद्या के बल पर अपार धन अर्जित कर सकते थे, परंतु उन्हें लालच नहीं था। महर्षि चैतन्य की भविष्यवाणी इतनी सटीक होती थी कि जो भी कुछ कहते थे वह सिद्ध हो जाता। धीरे धीरे उनके ज्ञान सत्यवादी की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। यह समाचार मंत्री हेमंत तक भी पहुंचा। मंत्री हेमंत ने अपने एक सेवक को महर्षि चैतन्य के पास भेजा और संदेश दिया कि वे उससे मिलना चाहते हैं, किंतु महर्षि चैतन्य ने मिलने से मना कर दिया और उत्तर दिया, यदि मंत्री मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे पास आना होगा। मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता। मेरी कोई इच्छा नहीं है। मंत्री हेमंत को यह अपना अपमान प्रतीत हुआ और वह सोचने लगा कि एक साधारण व्यक्ति की क्या हिम्मत वह मेरे आदेश को टाल दे। फिर कुछ विचार करके वह स्वयं महर्षि चैतन्य के घर पहुँचे। महर्षि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मंत्री जी, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मंत्री हेमंत बोले, महर्षि, मैंने सुना है कि आप ज्योतिष विद्या में अत्यंत प्रागण्य हैं। मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। महर्षि चैतन्य ने उत्तर दिया, यह विद्या मैंने अपने पूर्वजों से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और विधि पूर्वक अध्ययन करना होगा। मंत्री हेमंत ने सहमति जताई, लेकिन बोले, पहले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने महर्षि चैतन्य से कुछ प्रश्न किए, जिनका महर्षि ने अपनी ज्योतिष विद्या से बिल्कुल सही उत्तर दिया। मंत्री हेमंत अचंभित रह गए, क्योंकि वह प्रश्न उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे, जिन्हें उनके अलावा कोई भी नहीं जानता था। इस प्रकार मंत्री हेमंत महर्षि चैतन्य के अस्त दिन प्रतिदिन प्रभावित होते गए और उनके पास जाकर ज्योतिष विद्या सीखने का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वह अच्छे मित्र बन गए। अपने मित्र हेमंत को महर्षि चैतन्य ने ज्योतिष सिखाई और मंत्री हेमंत अब ज्योतिष विद्या में निपुण हो चुके थे। उनकी कही हुई बातें बिल्कुल सत्य होने लगी। एक दिन मंत्री ने सोचा कि मुझे अपने मित्र महर्षि चैतन्य के भाग्य का हिसाब लगाना चाहिए। अब उसने गणना की तो उसे पता लगा कि आने वाले 30 दिन तक महर्षि चैतन्य के लिए अत्यंत अशुभ हैं और कोई संकट आने वाला है। यह देखकर मंत्री हेमंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें विश्वास था कि उनकी गणना गलत नहीं हो सकती। वह तुरंत महर्षि चैतन्य के घर पहुंचे और कहा, महर्षि जी, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए बहुत अशुभ हैं। कृपया इन 30 दिनों तक आप घर से बाहर मत निकलना। महर्षि चैतन्य ने स्वयं अपनी गणना की और पाया कि यह भविष्यवाणी सच थी और आने वाले 30 दिन उनके लिए अत्यंत कठिन हो सकते हैं। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, अब तुम अपना ध्यान रखना। हम 30 दिन बाद ही मिलेंगे। महर्षि चैतन्य ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं 30 दिन तक घर में ही रहूँगा। उम्मीद है मेरी जान सलामत रहेगी। इसके बाद महर्षि चैतन्य ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और वह वहीं रहने लगे। एक एक करके 29 दिन बीत चुके थे। अब 30वां दिन आ गया। महर्षि चैतन्य को संतोष हुआ कि अशुभ घड़ी समाप्त हो चुकी है। 30वें दिन वह स्नान किया और यह सोचकर निकले कि मंत्री हेमंत मेरे परम मित्र हैं, वे हमेशा मुझे मिलने आते हैं, लेकिन मैं एक बार भी उनसे मिलने नहीं गया। मंत्री मिलने की खुशी में भूल गए कि 30वां दिन अभी पूरा नहीं हुआ था, अशुभ समय अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे खुशी खुशी
मंत्री हेमंत की महल की ओर रवाना हो गए। मंत्री को महल की तरफ जाने का ये दो रास्ते थे, एक मुख्य सड़क का रास्ता तो दूसरे नदी के किनारे होकर जाने वाला कच्चा रास्ता। महर्षि चतन्ना ने सोचा, मुख्य सड़क से जाने से बहुत लोग मिलेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि मैं इतने दिन कहाँ था, इसलिए बेहतर होगा कि मैं नदी के किनारे वाले रास्ते से जाऊं। वे कच्चे रास्ते से चल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई, सूरज सिर पर चमकने लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुके हैं और एक वीरान जंगल की ओर निकल गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा और न ही कोई जानवर। चलते चलते उन्हें एक पुराना खंडर दिखाई दिया। महर्षि चतन्ना बहुत थकावट महसूस कर रहे थे और सोचने लगे, इस खंडर इमारत में जाकर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह खंडर के अंदर पहुँचे। उन्होंने देखा जगह जगह पर 7 बड़े संदूक रखे हैं। महर्षि चतन्ना को जिज्ञासा हुई कि इन संदूकों में क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत एक पत्थर लेकर संदूक के ताले तोड़े और फिर देखा उन संदूकों के अंदर खजाना भरा पड़ा था। हीरे मोती, सोना चांदी और हीरे जवाहरात। यह सब देखकर इतना विद्वान विद्या के बल पर खजाने का राज मालूम नहीं कर सका। आखिर उन्होंने सोचा कि वह अपने दोस्त मंत्री हेमंत को इस खजाने के बारे में बताना ठीक होगा, क्योंकि इतनी सारी दौलत मेरे किस काम की। यह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए नगर की तरफ वापस गए। वहां मंत्री के महल का रास्ता पकड़ लिया। मंत्री ने जब सुना कि महर्षि चतन्ना खुद उनसे मिलने आए हैं तो वह बहुत हैरान हुए। उनके हिसाब में अभी भी महर्षि चतन्ना का 30वां दिन पूरा नहीं हुआ था। महर्षि चतन्ना की जान सूरज ढलने तक खतरे में थी। वह तुरंत महर्षि चतन्ना के महल के अंदर बुलाया और बोले, आपने तकलीफ क्यों की? वैसे भी अभी 30वां दिन नहीं पूरा हुआ। महर्षि चतन्ना बोले, हाँ भाई, मुझे मालूम है कि आज 30वां दिन है और बाकी 29 दिन की तरह यह भी खुशी से बीत जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली दिन है। इसके बाद उन्होंने खजाने की बात मंत्री को बता दी और कहा कि इतनी दौलत का भला मैं क्या करूँगा, आप यह खजाना रख लीजिए। अगर आपका दिल चाहे तो इसमें से कुछ मुझे दे देना। यह सुनकर मंत्री बड़े हैरान हुए। उन्होंने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए और उन पर सवार होकर दोनों खजाने वाली जगह पर पहुंच गए। इतना बड़ा खजाना देखकर मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके मन में तुरंत बेईमानी जाग गई और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि महर्षि चतन्ना किसी और से भी इतने बड़े खजाने की बात कह दें और यह बात होते होते राजा के कानों तक पहुंच जाएगी। ऐसा हुआ तो हम खजाने पर कब्जा नहीं कर पाएंगे और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए ज़रूरी है महर्षि चतन्ना का काम तमाम कर दिया जाए। यह सोचकर मंत्री ने महर्षि चतन्ना को धक्का मारकर ज़मीन पर गिरा दिया और अपनी तलवार निकाल ली। यह देखकर महर्षि चतन्ना हैरान हो गए और बोले, क्या बात है, आप मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मंत्री हेमंत बोले, हाँ, गलती हुई तुमसे। तुम्हारी गलती यह है कि इतने बड़े खजाने के बारे में तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे डर है कि अगर तुमने यह बात किसी और से कही तो खजाना मेरे हाथ से जाता रहेगा, इसलिए तुम्हारी जुबान बंद करना जरूरी है। यह सुनकर महर्षि चतन्ना की आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और वे बोले कि मैं वचन देता हूँ किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मंत्री ने हंसकर कहा, बकवास बंद करो, तुम अपनी जान बचाने के लिए कसम खा रहे हो। महर्षि चतन्ना ने उनसे बहुत मिन्नतें की और भीख मांगी, लेकिन मंत्री के सर पर मानो खजाने का भूत सवार था और वह महर्षि चतन्ना ने देखा कि उनकी जान बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। महर्षि हेमंत, अगर तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। हेमंत बोले, क्या है आखिरी इच्छा? महर्षि बोले, दुखी मन से, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और उसे अभी मत बताना कि मेरी मौत हो चुकी है। हेमंत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूँगा। यह कहकर उसने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और फिर खंडर उसके घोड़ों को भी मार डाला और दोनों को 100 सवाई खंडाई धोई आपस
में उन दोनों को महल के नीचे गाड़ दिया और वापस महल में लौट आया। अब वह बिल्कुल संतुष्ट था कि वह खजाने का अकेला मालिक है। अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बुलाया, रातों रात उस खजाने को महल में ले आया। राजा के सबसे बेहतरीन कारीगरी को बुलाकर उस खंडहर की कुछ महीनों में नदी के किनारे एक शानदार महल बनाकर तैयार हो गया। इस दौरान महर्षि चैतन्य की पत्नी को बुलाया और उससे कहा कि महर्षि चैतन्य को मैंने एक विशेष काम से दूसरे देश भेज दिया है। कुछ दिनों बाद चैतन्य घर पर लौटेंगे। उसके बाद उनके यहाँ एक चाँद से बच्चे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म होता उसका नाम रघु रखा गया। बेटा के जन्म पर रघु की माँ अपने पति को याद करते हुए बहुत रोई, क्योंकि बहुत समय हो गया उनकी कोई खबर नहीं आई। कई बार उसके अपने पति की खबर लेने के लिए मंत्री के महल गई, पर पहरेदार ने उसे रोककर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लगी। महर्षि का बेटा रघु बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी माँ उसकी शिक्षा के लिए पास में रहने वाले एक पंडित जी के पास भेजा। समय गुजरता गया, रघु बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि दूसरों के मुकाबले बहुत तेज थी। समय बीत गया और रघु अब युवा हो चुका था। अब लोग कहते थे कि वह अपने पति चैतन्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। एक दिन रघु को अपने घर पर एक पुरानी किताब मिली। उसने अपनी माँ से उस किताब के बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बेटा यह तुम्हारे दादा की लिखी हुई किताब है। यह बहुत ही बड़े ज्योतिषी और भविष्य के वक्ता थे। रघु को यह किताब बहुत दिलचस्प लगने लगी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था कि जो इस किताब को पूरा पढ़कर समझेगा वह भूत भविष्य की सभी बातें जान लेगा और किसी के मन की बात भी जान पाएगा। रघु उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाकर रोने लगा कि अचानक ही हंसने लगा। उसकी माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी तो पूछा, बेटा क्या हुआ, अभी तुम हंस रहे हो फिर तुम रोने लगे। रघु बोला, यह एक अजीबो-गरीब किस्म की किताब है। इसे पढ़कर मुझे पता चला है कि मेरे पिता को एक जालिम आदमी ने मारा है। यही वजह है मैं रो पड़ा। और हाँ, एक दिन मैं अपने पिता की मौत का बदला लूँगा उससे, यह सोचकर मैं हंसने लगा। यह बात सुनकर रघु की माँ बहुत रोई। उसने रघु को दिलासा दिया कि माँ, यह किताब मुझे बताती है कि एक दिन राजा उज्ज्वल सिंह मुझे अपना मंत्री बनाएंगे और मेरा पिता का कंकाल अभी भी वहीं पर दबा हुआ है जहां मंत्री हेमंत ने अपना नया महल बनाया है। वहीं पर मेरे पिता की हत्या की है। अच्छा, अब मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने का राशन लेकर आता हूँ। रघु की माँ ने कहा, बेटा राशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। रघु ने कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, इस किताब ने मुझे ऐसा तरीका बताया है कि जिससे बिना पैसों के हम राशन ले आएंगे। यह कहकर रघु गांव के बनिए के पास चला गया और बनिए से बोला, क्या तुम मुझे जानते हो? बनिए ने कहा, हाँ, तुम महर्षि चैतन्य के बेटे हो। रघु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम कल रोज़ मेरे घर 2 बोरी आटा और 3 बोरी चावल और 1 बोरी दाल घी भिजवा देना। दुकानदार बोला, ठीक तो हो तुम, लेकिन इसके पैसे कौन देगा? रघु ने घूरकर बनिए की ओर देखा और कहा, तुम भूल गए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक किसान को तुम्हारे पास 50 मन अनाज बेचने के लिए भेजा था। तुमने धोखे से उसका सारा अनाज हथिया लिया और यही बात मैं अपने न्यायप्रिय राजा को बता दूंगा तो वह तुम्हें कालकोठरी में डाल देंगे। रघु के मुँह से यह बात सुनकर बनिया थर-थर काँपने लगा और उसने उसको सारा राज जान लिया है। यह बात सच है। उसने पिछले महीने एक किसान को लूट लिया था जिसे रघु लेकर आया था। बनिया हैरान था कि रघु को यह बात कैसे मालूम हुई। बनिया हाथ जोड़कर बोला, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, लेकिन मेरी शिकायत महाराज से मत करना। रघु वापस आने के लिए घर चला गया। जब वह आराम कर रहा था तो उसे अपने दादा की लिखी हुई किताब पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह किताब पढ़ता गया, सैकड़ों और हजारों बातें उसे मालूम होती गई। यहाँ तक कि इस विद्या में वह इतना माहिर हो गया कि रास्ते चलते आदमियों के दिल की बात भी जान लेता था और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मुँह से निकली हुई बात गलत साबित हुई हो।
लोग उसके बारे में कहते कि वह अपने पति महर्षि चैतन्य से ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। एक दिन रघु की माँ ने कहा, बेटा मेरा मन ताजे कमल ककड़ी और जंगल शहद खाने का हो रहा है, लेकिन शहर में है चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं। मैंने सुना है कि मंत्री हेमंत के बाग में दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता है, किसी को भेजकर वहाँ से यह सब मंगवा ले। मंत्री हेमंत का नाम सुनकर रघु के तन बदन में आग लग गई और उसने कहा, ठीक है माँ, मैं दुर्लभ फल और मधुमक्खियों का छत्ता खुद लेने जा रहा हूँ। और वह घर से चल दिया। जब रघु बगीचे में पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। उसने बगीचे का दरवाज़ा रखवाले को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी दरवाजे पर आया और गुस्से से बोला, क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? रघु बोला, मेरी माँ का दिल दुर्लभ फल और मधुमक्खी का छत्ता खाने का है, बस यही चाहता हूँ। वह आदमी बोला, तुम जानते हो यह मंत्री का बगीचा है, कोई दुकान नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ यहाँ से। रखवाला दरवाज़ा बंद करने लगा। रघु ने चिल्लाकर कहा, दरवाज़ा बंद मत करना, कल जो सांप तूने मारा था उसकी माँ तुझे डसने के लिए छिपी बैठी है। यह बात सुनकर रखवाला हैरान हो गया और उसे झुककर बाग में इधर उधर देखा तो सचमुच में एक नागिन वहाँ पर दिखाई दे रही थी। रखवाले के मन में सोचा कि इसे ऐसे ही डांट दिया। वह पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता कि सांप मैंने मारा है? मुझे उसकी माँ डसने वाली है। रघु ने कहा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें साथ देना ही है तो वरना मैं चला जाता हूँ। रखवाला बोला, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो मेरे साथ अंदर, मैं तुम्हें सारा फल और मधुमक्खी का छत्ता देता हूँ, लेकिन यह बात किसी को मत बताना वरना मंत्री हेमंत मेरी खाल खिंचवा देंगे। रघु बोला, तुम हेमंत की चिंता मत करो, उसकी जिंदगी तो अब थोड़े ही दिन की बची है। रखवाले ने रघु को एक तरफ बिठाया, उसे फल और मधुमक्खियों का छत्ता देने के लिए चला गया। इस दौरान मंत्री हेमंत टहलते हुए बाग में आ पहुंचा। उसने रघु को देखा तो रखवाले से पूछा, यह कौन है रखवाले? रखवाला बोला, हुजूर, यह लड़का बड़ी अजीबोगरीब बातें करता है जो मेरी समझ से बाहर है। फिर उसने फल मांगने और सांप की बात बताई तो मंत्री बड़ा हैरान हुआ, रघु को गौर से देखने लगा और रखवाले से वहाँ से जाने के लिए कहा और रघु से पूछा, तुम किसके लड़के हो और कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तभी रघु ने जवाब दिया, मेरा नाम रघु है और मेरे पिता महर्षि चैतन्य हैं। महर्षि चैतन्य का नाम सुनकर मंत्री कांप उठा और उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। फिर वह संभल कर बोला, तुम्हारे पिता को तो मैं जानता हूँ, बड़े ही नेक दिल के आदमी हैं और मैंने उन्हें एक काम से देश से बाहर भेजा हुआ है। यह सुनकर रघु को गुस्सा आ गया और वह बोला, आप गलत कह रहे हो, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें एक निर्दयी आदमी ने मार दिया, धन के लालच में मेरे पिता की हत्या कर दी। यह बात सुनकर हेमंत के होश उड़ गए और वह समझ गया कि इस लड़के को सब कुछ मालूम है और यह मुझसे बदला लेकर ही रहेगा, किसी तरह धोखे से इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। मंत्री बोला, बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे पिता की हत्या हो गई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। अब मैं उस पापी को अपने हाथों से सजा दूंगा। अच्छा, अब तुम बताओ कि तुम बाग में क्या करने आए हो? तो रघु बोला, मुझे फल और मधुमक्खियों का छत्ता चाहिए था जो सिर्फ इस बाग में ही होता है। हेमंत बोला, ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी किसी नौकर को बुलाकर फल और मधुमक्खियों का छत्ता तुड़वा देता हूँ। यह कहकर मंत्री एक तरफ चला गया और अपने खास नौकर को अकेले में बुलाकर कहने लगा, सुनो, यह एक लड़का इधर बाग में बैठा हुआ है, उसे बहला फुसलाकर धोखे से किसी तरह तहखाने में ले जाओ और वहाँ जाकर बंदी बना दो ताकि वह वहाँ प्यास के मारे तड़प तड़प कर मर जाए। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर दूंगा, साथ ही तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। यह बात सुनकर नौकर तुरंत बगीचे की ओर चला और उसने पीछे आकर रघु को जकड़ लिया, उसे उठाकर तहखाने की तरफ बढ़ने लगा। रघु ने चिल्लाकर कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो हेमंत,
तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह बड़ा झूठा आदमी है। अगर तुमने मुझे मारा तो हेमंत तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। और उसे तुरंत नीचे रखकर बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में क्या इच्छा है? रघु बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। मंत्री की बेटी से तुम शादी करना चाहते हो और मन ही मन मंत्री की बेटी भी तुमसे प्यार करती हो। नौकर रघु के कदमों में गिरकर रघु से बोला कि हाँ, मेरी बहुत इच्छा है। रघु बोला, मैं तेरी शादी की इच्छा पूरी करवा सकता हूँ, और वह समय जल्द ही आने वाला है जब मंत्री की ज़रूरत पड़ेगी। मगर तुम उस वक्त उसे मेरा पता मत बताना जब तक वह तुम्हें 3 तमाचे न मार दे। लेकिन मंत्री ने मुझे तहखाने में बंद करने का आदेश दिया है। रघु ने कहा कि तुम उसे कह देना कि तुमने मुझे तहखाने में बंद कर दिया है। फिर नौकर ने उसे छोड़ दिया। रघु फल और मक्खियों का छत्ता लेकर अपने घर चल दिया। बाद में हेमंत नौकर के पास गया और बोला, मालिक, मैंने उस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया है। मंत्री अब संतुष्ट था कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया है। जिस दिन मंत्री रघु को तहखाने में बंद करने की साजिश थी, उसी रात राजमहल उज्ज्वल सिंह को एक अजीबोगरीब सपना आया। लेकिन वह उसकी आंखें खुली तो अपना सपना याद नहीं रहा। वह सब कुछ भूल चुका था। वह बाकी सारे काम भूलकर इस उधेड़-बुन में लगा रहा कि रात उसने क्या सपना देखा। सुबह दरबार में आया। उसने अपने सभी मंत्रियों से यह बात की कि जानना चाहता था कि रात को उसको क्या सपना देखा। उसने अपने सपने का मतलब क्या था। सारे मंत्री परेशान थे। आखिर राजा के सपने के बारे में कैसा पता लगाया जाए। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री हेमंत से कहा, तुम हमारे सबसे प्रिय योग्य मंत्री में से एक हो। तुम बताओ कि हमने रात को क्या सपना देखा है। वह भी राजा के सपने के बारे में बताने में नाकाम रहा तो राजा उज्ज्वल सिंह ने गुस्से में लाल पीले हो गए और बोले, 15 दिन के अंदर तुमने मेरे सपने के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें मंत्री रहने के लायक नहीं रहने दूंगा। तुम तो ज्योतिष विद्या भी जानते हो, मेरे सपने के बारे में कैसे नहीं बता सकते। तुम्हारी खैर नहीं। राजा का गुस्सा देखकर मंत्री घबरा गया और दरबार खत्म होने के बाद अपने महल में गया। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए, लेकिन मंत्री की समस्या का कोई हल नहीं निकला। तभी अचानक उन्हें महर्षि चैतन्य के बेटे का ख्याल आया। मन ही मन सोचने लगा, मैंने उसे क्यों मरवा दिया। अगर वह जिंदा होता तो जरूर सपने के बारे में बता देता। फिर मंत्री को ख्याल आया कि हो सकता है कि वह जिंदा हो और नौकर ने उसे जिंदा छोड़ दिया हो। फिर उसने नौकर को बुलाया और कहा, तुम बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें एक लड़के को तहखाने में डालने को कहा था। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे हाथों से निकल कर चला गया होगा। नौकर ने कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो उसको तहखाने में ही बंद करवा दिया था। अब तक तो उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। मंत्री आग बबूला हुआ और नौकर को एक के बाद एक 3 तमाचे मारने लगा और बोला, झूठ बोलता है, सच बता। नौकर बोला, मालिक, अब सच बात यह है कि वह लड़का जिंदा है। मंत्री की हेमंत बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। नौकर बोला, हुजूर, यह बात मुझे उस लड़के ने कही थी कि जब आप मुझे 3 तमाचे मारे तभी मैं आपको सच बताऊं। मंत्री ने कहा, ठीक है, तुम अब जाओ और उस रघु को लेकर आओ। नौकर तुरंत रघु के घर गया और उसे लेकर मंत्री के पास आया। मंत्री ने रघु से माफ़ी मांगी और कहा कि राजा उज्ज्वल सिंह ने एक सपना देखा, लेकिन वह भूल चुका है कि उसने क्या सपना देखा। तुम अपनी विद्या के बल पर उसका सपना बताओ और सपने का मतलब भी बताओ, तभी सब दरबारी की जान बच सकती है। रघु ने कहा, ठीक है, अगर यह बात है तो कल आप दरबार में राजा से कहिए कि मैं आपके सपने के बारे में आपको बता सकता हूँ। फिर दरबार में मुझे बुला लीजिए। मैं वहीं पर राजा के सपने का राज सबको बता दूंगा। इस समय मुझे जाने दीजिए। मंत्री बेचारा क्या करता, इस बात पर राजी हो गया। अगले दिन राजा
राज दरबार में मंत्री राजा से कहा कि मेरा एक शिष्य है जो आपको सपने का रहस्य बता सकता है। राजा ने तुरंत एक एक सिपाही को रघु को बुलाने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद सिपाही खाली हाथ लौटकर वापस आता है। बोला, महाराज, रघु दरबार में आने के लिए तैयार नहीं है। परंतु क्यों? क्योंकि उसको कोई सवारी पसंद नहीं आ रही। उसकी एक अजीब सी शर्त है कि वह सिर्फ मंत्री हेमंत की पीठ पर सवार होकर ही महल में आएगा। दरबार में यह बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। राजा फिर भी राजा ने मंत्री जी, लगता है आपके शिष्य आपके बहुत ही बड़े भक्त हैं, इसलिए वह आपको बेइज्जत करना चाहते हैं। खैर, कारण जो भी हो, हमें अपने सपने के बारे में जानना है। आप वहाँ वैसा ही कीजिए जैसा कि आपके शिष्य ने कहा। जाओ, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। मंत्री न चाहते हुए भी शर्मिंदगी के साथ रघु के घर पर पहुंचा और रघु को उठाकर उसकी पीठ पर बैठ गया और चाबुक मारता हुआ रास्ते भर बोलता हुआ आया कि देखो ये लोगों, आज मैंने अपने पिता के हत्यारे के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। महल में पहुंचकर मंत्री की पीठ से उतरा और राजा ने पूछा, युवक, मैं पहले यह बताओ कि मंत्री ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने उसे यह सजा दी। रघु बोला, महाराज, इसने मेरे पिता की हत्या करवा दी है। मंत्री चिल्लाया, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसके पिता को किसी काम से देश के बाहर भेजा है। रघु ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पिता और उनके घोड़ों की हड्डियों का कंकाल आज भी नदी के पास इनके महल के नीचे मौजूद है। राजा को बहुत हैरान हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की छानबीन बाद में कराऊंगा। पहले तुम बताओ कि मैंने क्या सपना देखा है और मेरे सपने का क्या मतलब है। रघु ने कहा, महाराज, आपने सपने में देखा कि आसमान में एक उड़ता हुआ पक्षी आया और उसकी चोंच में अंगूर का एक गुच्छा था। अंगूर के गुच्छे में 7 दाने थे। पक्षी ने वह गुच्छा आपके हाथ में रख दिया और उड़ गया, लेकिन जब आप अंगूर खाने लगे तो कौवा आया और उसने गुच्छे को आपके हाथ से लेकर उड़ गया। राजा ने कहा, सच? बिल्कुल, मैंने यही सपना देखा है। अब तुम यह बताओ कि इस सपने का मतलब क्या है। रघु ने कहा, महाराज, आपसे सपने की सच्चाई आप सबके सामने मौजूद है। मेरे पिता महर्षि चैतन्य को जंगल में 7 संदूक मिले थे जिनके अंदर खजाना भरा हुआ था। मेरे पिता ने इस बात की जानकारी मंत्री को दी तो मंत्री जी ने लालच में आकर मेरे पिता की हत्या कर दी और वह खजाने की बात किसी को न बता सके। वह खजाना इस मंत्री ने अपने कब्जे में ले लिया और मेरे पिता और उसके घोड़े को मारकर मंत्री जी ने जमीन के नीचे गाड़ दिया। यही आपके सपने की असलियत है। यह सुनकर राजा ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करवाया और उसके महल की तलाशी ली, जहां पर 7 खजाने भरे हुए संदूक मिले। उसके बाद महल के बाग की खुदाई करवाई, जहां महर्षि चैतन्य और उसके घोड़े की हड्डियां कंकाल मिले। मंत्री के सारे अपराध उजागर हो चुके थे। वह राजा से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन न्यायप्रिय राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। फिर उसने रघु के पिता की अस्थियों को पूरे रीति रिवाज और अंतिम संस्कार किया। इसके बाद रघु से कहा कि बेटा, तुम बहुत ही बुद्धिमान और योग्य युवक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री बन जाओ। रघु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना है। राजा ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो। रघु ने कहा, मंत्री जी की बेटी की शादी मेरे एक आदमी से करा दीजिए। उनकी बेटी भी उस आदमी को चाहती है। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलाया और उसकी बेटी की शादी की बात की। वह इस बात के लिए तैयार हो गई और फिर मंत्री की बेटी की शादी उस नौकर के साथ करा दी गई जिसे रघु को तहखाने में डालने की बजाय छोड़ दिया था। रघु ने अब अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया और वह महाराज उज्ज्वल सिंह का मंत्री बनकर अपनी मां के साथ एक शानदार महल में रहने लगा और अच्छा जीवन बिताने लगा। रघु ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से अपने पिता की हत्या का रहस्य उजागर किया और अन्याय करने वाले मंत्री को उसकी सजा दिलवाई। राजा उज्ज्वल सिंह न्यायप्रिय
राजा साबित हुए कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई एक न एक दिन सभी के सामने आ जाती है। रघु की योग्यता का उचित सम्मान मिला, वह राजा का मंत्री बना और अब सभी मंत्रियों में राजा का सबसे प्रिय मंत्री था। तो श्रोताओं, इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि मंत्री ने छल कपट से रघु के पिता की हत्या कर दी और सालों तक अपने अपराध को छिपाए रखा, लेकिन अंत में सच सामने आ ही गया। उसके लिए पापों का फल उसकी मृत्यु के रूप में मिला। यह हमें सिखाता है कि धोखा, छल और अन्याय ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। इसलिए सही राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। इसके अलावा झूठ और लालच का कोई भी स्थान नहीं होता। और इस तरह से मंत्री की बेटी और उस नौकर के सामने हुआ। रघु से न केवल अपने पिता के हत्यारे को दंड दिलवाया, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दी, जिससे कि उसके सारे परिवार को सुखी जीवन बिताने के लिए मिला। दोस्तों, इससे यह हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।